प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक, आप लोगों का मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज व्याकरण मधु कक्षा 7 का प्रथम पाठ विशेष आग्रह पर, बच्चों के विशेष आग्रह पर पुनः इस पाठ का दोबारा से अध्ययन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अर्थात आज हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आप इससे पहले कक्षा 2, 3, 4, 5, 6 आदि कक्षाओं में आपने इसका अध्ययन किया है। आज फिर से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भाषा का अध्ययन करेंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्यों आवश्यक है, भाषा क्या होती है। तो भाषा सबसे पहले जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा की आवश्यकता क्यों? क्योंकि भाषा का जो उद्देश्य है वह मन के विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है। अर्थात आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एक दूसरे को विचारों को, भावों को समझने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वह भाषा है। जैसे भाषा के रूप हैं। भाषा के रूप क्या क्या हैं? भाषा दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप है। भाषा के मुख्य दो रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक रूप और लिखित रूप। अर्थात सामान्यतः हम सामान्य रूप से अपनी बात बोलकर या लिखकर समझाते हैं, दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनकर या पढ़कर समझता है। इस आधार पर भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक और लिखित रूप। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात बोल करके और सुन करके जो भाषा व्यक्त की जाती है, समझी जाती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल है आपस की बातचीत, भाषण, वाद विवाद, अंत्याक्षरी, प्रश्नोत्तरी, टेलीफोन पर बातचीत, रेडियो आदि पर। यह भाषा का मूल रूप है। अर्थात इस भाषा का मूल रूप है। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के दो अंग हैं। लिखित भाषा के जिस रूप में व्यक्ति लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उन्हें समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना लिखित भाषा का प्रारूप है। लेख लिखना, कहानी लिखना, पत्र लिखना, समाचार पत्र लिखना आदि भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं, क्योंकि उसमें लिखा जाता है। अर्थात जिस भी विधा में लिखा जाना होता है और लिख करके पढ़ना होता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के दो अंग हैं। यह भाषा का मानक रूप है। सांकेतिक भाषा जिस भाषा के रूप में, अर्थात भाषा के जिस रूप में व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है, अन्य व्यक्ति उन संकेतों को समझ करके भाव ग्रहण करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, स्कूल की घंटी, ड्रम या सीटी द्वारा व्यायाम आदि। भाषा का एक अन्य रूप है, इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। मातृभाषा किसे कहते हैं? घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। अर्थात घर में रह करके माता पिता आदि के द्वारा, समाज के द्वारा जो भाषा सीखी जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा किसी भी देश के राजकाज या शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत के अनेक राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। विश्व की मुख्य भाषाएं अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, चीनी, जापानी आदि विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं। मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं भारतीय संविधान में, अंडरलाइन कर ले इस लाइन को, भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 22 भाषाएं जिन्हें मान्यता प्रदान की गई है ये हैं असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी,
तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि। बोली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है, अर्थात इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। जिस भाषा का भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं, जिसका क्षेत्र सीमित होता है। बोली और भाषा में अंतर। बोली का प्रयोग भाषा की अपेक्षा सीमित क्षेत्र में होता है। 5-10 किलोमीटर की दूरी पर ही इसमें परिवर्तन आने लगता है। बोली में अक्सर बहुत अधिक लिखित साहित्य की रचना नहीं की जाती है। किसी बोली में लोकगीतों आदि के रूप में कुछ साहित्य उपलब्ध है। भाषा का रूप स्थायी होता है, वह क्षेत्र के अनुसार नहीं बदलती है। उसमें बड़ी मात्रा में साहित्य की रचना होती है। और हालांकि मध्यकाल में अवश्य ही महाकवि सूरदास और तुलसीदास ने ब्रज और अवधि में उच्च कोटि की साहित्य रचना की थी। लिपि किसे कहते हैं? ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर और स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिपि का उद्भव हुआ है। तो लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। अपने शुरुआती काल में लिपियां चित्रात्मक थी। आज भी विश्व की अनेक भाषाओं की लिपि चित्रात्मक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और इसी से गुजराती व बंगला भाषा की लिपियों का भी विकास हुआ है। कुछ भाषाएं जिनका लिपि इस प्रकार है। संस्कृत की देवनागरी लिपि है, मराठी की देवनागरी लिपि है, हिंदी की देवनागरी लिपि है, नेपाली की भी देवनागरी लिपि है, उर्दू की फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है, फ्रेंच की रोमन है और पंजाबी की गुरुमुखी है। भाषा और साहित्य भाषा और साहित्य में लिपि के विकास के साथ मनुष्य ने अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में संजोकर रखना आरंभ कर दिया, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां उन विचारों अथवा ज्ञान से परिचित हो सके। यही संचित ज्ञान साहित्य कहलाता है। साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, अर्थात ज्ञान के लोक कल्याणकारी लिखित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के भेद। साहित्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला गद्य साहित्य, दूसरा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य क्या है? साधारण और सरल भाषा में संचित ज्ञान के कोश को गद्य साहित्य कहा जाता है। कोश यानी खजाना, भंडार। इसमें लय, तुक, छंद आदि की कोई अनिवार्यता नहीं होती है, अर्थात पैराग्राफ टाइप का। और पद्य साहित्य कविता में लिखे साहित्य को पद्य और काव्य साहित्य कहा जाता है। पद्य क्योंकि गेय या भावपूर्ण कर्ण प्रिय होता है, इसलिए इसे गद्य की अपेक्षा याद रखना सरल होता है, जो गाने की तरह होती है। व्याकरण शास्त्र। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण की महत्वता भी है। व्याकरण का महत्व भी यही है कि जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप कर लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है, ये इसका महत्वता है, इसलिए व्याकरण का महत्व होता है। व्याकरण के 4 मुख्य भाग हैं, विभाग या अंग। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। अब इसमें वर्ण विचार में वर्णों और उनके उच्चारण और शब्द बनाने से संबंधित बातों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में इससे शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना, रूपांतर से संबंधित बातों पर विचार किया जाता है। पद विचार में इसके कारकों, प्रत्ययों से युक्त शब्द, उनकी रचना, पद भेद, रूपांतर और प्रयोग से संबंधित बातों पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य के स्वरूप, प्रकार और विश्लेषण, संश्लेषण और रचना आदि संबंधित बातों पर विचार किया जाता है। हमने इस पाठ में क्या समझा, इसका एक समरी कर लेते हैं कि विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है, अर्थात भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा कहलाती है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। जो भाषा बच्चा अपनी माता और पिता परिवार से सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। चलिए आगे देखते हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा का स्थानीय रूप क्या है? बोली कहलाता है। ध्वनियों के लेखन के लिए निश्चित किए गए चिन्हों के स्वरूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं।
भाषा के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। आओ करके देखें अभ्यास प्रश्न। प्यारे बच्चों, आपको ये पूरे के पूरे अभ्यास प्रश्न स्वयं को ढूंढने हैं पीछे पाठ से। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। भाषा किसे कहते हैं? पाठ का जो प्रथम है कि जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर है। नंबर 2 प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप के कुछ उदाहरण दीजिए। भाषा के कुछ लिखित उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर है, ये देखिए, भाषा के लिखित रूप के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना, लेख लिखना, कहानी, पत्र, समाचार पत्र आदि भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि किसे कहते हैं, यहाँ पर इसका उत्तर है ध्वनियों के लेखन के लिए निश्चित किए गए चिन्हों के स्वरूप को लिपि कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आराम से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या अंतर होता है? जिसका अभी अभी हमने भाषा और बोली का अंतर देखा, बोली और भाषा में अंतर देखा, ये इसका उत्तर है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आराम से देख करके आप लिख लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण का क्या महत्व है? व्याकरण का महत्व अभी अभी हमने समझा कि व्याकरण का महत्व है कि व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने का नियमों का ज्ञान कराता है। यह भाषा का महत्व है। शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध लिखना सिखाता है, यह व्याकरण का महत्व है। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी है। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक और लिखित। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियम बताने वाले शास्त्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्याकरण शास्त्र कहते हैं। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए चिन्हों को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है, सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का रूप क्या कहलाता है? तो बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली। घर परिवार में रहकर सीखी जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। इस पाठ के यही प्रश्न उत्तर हैं। आप सभी को पाठ को पढ़ना है और इन प्रश्न उत्तरों को याद करना है। धन्यवाद। एक बात और मैं बता दूं, जिस छात्र ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और इसके साथ में लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने चैनल का विकास हो सके। धन्यवाद।